नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कॉमर्स अवेयरनेस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार दुबे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर शैलेंद्र दुबे सर का परिचय देते हुए बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शैलेंद्र दुबे पिछले 20 सालों से इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशन पढ़ा रहे हैं। और अभी सर आईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। और सर ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी सेवाएं दी है सप्रो हाउस से। और इसके अलावा सर मीडिया संस्थानों से भी जुड़े हुए रहे हैं। तो सर आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर मैनी थैंक्स टू यू। बहुत बहुत नमस्कार सर। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा नमस्कार प्यार। और आप सर जो ये कार्यक्रम करते हैं ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा, ताकि बच्चों को एक जो मार्गदर्शन आप देते हैं वो बच्चों के लिए नहीं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। सर ये जो बच्चे हैं ये 10th क्लास पास करके आते हैं और इनके पास एक स्ट्रीम चूज करने का एक नजरिया उनको समझ में नहीं आता। बच्चों को अक्सर साइंस और आर्ट्स के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन सर कॉमर्स के बारे में जानकारी का अभाव आज भी अपने देश में काफी पाया जाता है। तो इसीलिए सर ये प्रोग्राम हमने कॉमर्स अवेयरनेस का स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को ये जानकारी देते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है। और बच्चों आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए। और सर ये जितने भी सवाल हैं ये सब बच्चों के सवाल होते हैं हमारे पास से जो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर जैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर हैं तो थोड़ा सा आप सर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताइएगा। सर ये क्या होता है, किस तरह से किया जाता है और किस किस तरीके से ये इंटरनेशनल बिजनेस होता है सर। जी सर। सबसे पहले तो मैं बच्चों से बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। उसको दूसरे देश की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि समान व्यक्ति वस्तु जो समान है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपने यहाँ ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाला व्यापार है। और जो अपने यहाँ कमी है वो दूसरे से मिलती है, जो हमारे यहाँ है हम दूसरों को देते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये लेना देना है। और ये आज से नहीं है, ये हमारे पाश्चात्य बहुत पहले से चलता चला आया। अगर हम गुप्ता समय की बात करें, हमारे यहाँ लोग उस समय भी चालुक्य और गुप्ता में उस समय भी हमारे यहाँ ट्रेड्स हुआ करते थे। लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे, जम्बू द्वीप और ये जो हम आज बोलते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे जो है यहाँ तक हमारे जाते थे। इसी तरह से देखिए आप जो हमारे गल्फ कंट्रीज में जाते थे, तो ये पहले से चलता चला आया और उसका पर्पज एक ही था, उसका मकसद था कि हम एक दूसरे के बीच में अपने सामान का आदान प्रदान करें। निश्चित रूप से जब हम आदान प्रदान की बात करते हैं तो वो उसमें जो लेना देना होता है वो साथ में किसके थ्रू होता है। या तो हम गोल्ड लेंगे, सोना, मिनरल्स, जो जैसे कहते हैं कि आप जो है कॉस्टली जो हमारे प्रीशियस मेटल्स है, उस समय इस पे ज्यादा होता था कि आप हमारा गोल्ड या सिल्वर लीजिए और हमें ये सामान दीजिए। और इसी तरह से हम इंडिया जो है अपने देश के स्पाइस को, ये सारी चीजों को शुरू से करता है। इनफैक्ट आप सरप्राइज होंगे कि जब वास्को डी गामा यहाँ आया था देश में, और जब वो लौट के गया था तो यहाँ से जो मसाले लेके गया था वो 6000 गुना रेट पे वहां पे बिके थे। तो कहीं ना कहीं लाभ की भी इसमें एक चेष्टा है कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ अपने तक ही सीमित न रहे, हम आगे बढ़े। देश दुनिया, हमारा देश आज वैश्विक हो चुका है, तो क्यों ना हम वैश्विक परिस्थितियों में जब हम जी रहे हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रगति करना चाहते हैं, तो इसको भी समझे, ताकि मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि हमें एक ग्लोबल सिटीजन बनने की जरूरत है। अब हम इंडियन सिटीजन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे बच्चे जो है ग्लोबल सिटीजन उनके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि कल जो है हमारे ही बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो विदेश में जा रहे हैं। सुंदर पिचाई और गूगल के ये सब लोग जो है हमारे देश के तो लोग गए और वो वहां पे जाके बड़ी बड़ी ओहदे, तो जब तक उनको ग्लोबल का एक्सपोजर नहीं होगा वो कैसे बनेंगे। तो नॉलेज के साथ साथ एक्सपोजर, तो मैं चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये एक बच्चों को बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है कैरियर बनाने के लिए भी, और साथ में एक देश और दूसरे देश की कला, विज्ञान, संस्कृति को जानने का भी मौका देता है। जी सर ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये अपने देश की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है सर। जी हाँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है हमेशा से इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल आज की मॉडर्न परिस्थितियों में हमारे पास डॉलर होना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों के शब्दों में कह रहा हूँ कि डॉलर क्या है। आज $1 हमारे लिए 82 रुपया। जी हाँ। लेकिन जब हम कभी बाहर गए थे तो उस समय $1 40 रुपए का था। 2002 में, 2003 में 40-41 रुपए। डॉलर क्या व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय
अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें जो सामान लेना और देना है, तो हमारा हमारा रुपया उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि डॉलर में, क्योंकि डॉलर से हम एक दूसरे को जिसे हम लेन देन कर सकते थे। अब सवाल है कि डॉलर आएगा कैसे? डॉलर तभी आएगा जब हम अपना सामान बेचेंगे दूसरे देश को, तो दूसरा देश भी हमारा सामान खरीदेगा, तो हम कहेंगे हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमें डॉलर चाहिए। तो ये डॉलर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन गई। और इसीलिए इसीलिए अगर हम विदेश व्यापार नहीं करेंगे, अगर हम जो है निर्यात नहीं करेंगे, सरकार आज आयात निर्यात की बात करती है, सरकार कहती है कि निर्यात को बढ़ाइए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए। तो जब हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तभी हमारे पास डॉलर्स आएंगे। भले ही हम अपना लंगड़ा आम, दशहरी आम भेजें, हम अपना प्याज भेजें, हम अपना बासमती राइस भेजें, हम जो भी विदेशों में बेचते हैं उसकी हमें कीमत मिलती है डॉलर्स में, और फिर हम जो है डॉलर्स को अपने पास जो है अपने भंडार में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स। आज देश लकी है कि हमारे पास 520 बिलियन डॉलर है, हालांकि ये एक बार एक समय में 600 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। आज 520 बिलियन डॉलर से अधिक कहीं हमारा जो है विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो हमारी ताकत है। तो कोई भी देश तभी मजबूत कहलाता है जब उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार हो। लेकिन अगर हम किसी देश के पास अगर ये मुद्रा सिर्फ 1 बिलियन या 2 बिलियन रह जाए तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है? इसकी स्थिति थी जैसे इंडिया में, जैसे पाकिस्तान का देखा हमने हाल। जी हाँ, पाकिस्तान के हाल क्यों बुरे हैं? क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है। हमारा भी हाल बुरा था जब हम 90 की स्थिति में थे, 1989-90। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम भी उस दौर से गुजरे थे। और वो क्यों था? ताकि हम जो है हमारे पास क्राइसिस थी, हम अपना बहुत बड़ा जो विदेशी मुद्रा जो थी हम अपनी आयात करने में लगाते थे कच्चे तेल में, क्योंकि कच्चा तेल क्या है, उसको हम रिफाइन करेंगे, उसको रिफाइन करने के बाद हम जो है उसकी अपनी इंडस्ट्री में यूज करेंगे, पावर जनरेशन के लिए, गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल के लिए, और ये सारी चीजें। तो हमारा अधिक से अधिक पैसा जो है विदेशी मुद्रा जो है इसमें चला जाता था। और इसीलिए जब लिबरलाइजेशन की बात हुई है, ओपननेस की, तो वो यही था 1990 में इकोनॉमिक लिबरेशन जो हुआ था। तब से दोष ने बाहर अपने देश को खोला, इंडिया ने अपने देश को खोला मार्केट के लिए, और साथ में जो है हमारे जो है आपके विदेश से हमारा व्यापार और बढ़ना शुरू हुआ। जी हाँ, और तब से हमारे यहाँ प्रगति भी बढ़नी शुरू हुई। जी सर, हमारे देश ने जो ये मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चलाया है सर, इसका भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस में कोई किसी तरह कोई रोल है क्या सर? जी हाँ, मेक इन इंडिया क्या है? अगर आपको छोटा सा मैं इसको बताऊं कि जब हम एक जमाने में ब्रिटेन हुआ करता था, वो पूरे विश्व पे राज करता था, एक छोटा सा देश। मैं तो कहूंगा कि वो हमारे अंडमान निकोबार जैसे ये ना छोटा सा देश था, जो हमारे गोवा से भी छोटा था, आई शुड से लाइक दिस, आर्चिपेलागिक कंट्री कहते हैं। अब आप देखिए आप कैसे इतने विश्व पे राज कर सके, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था 1500 में, उस समय उस स्थिति में आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आपके पास जो है इंडस्ट्रीज थी, आपके पास मैरीन टेक्नोलॉजी थी, आपका शिप्स थे, तो और आपके फोर्सेस थी, ठीक है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और यही देखिए कि उन्हीं लोगों ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर दिया, हमारी क्राफ्ट सबको खत्म करके अपना सामान को हमारे यहाँ बेचना शुरू किया, जिसका हमने विरोध भी किया, जिसका हमने अपना विरोध भी किया। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि उसके बाद अमेरिका है, मेड इन अमेरिका। 1945 के बाद मेड इन अमेरिका कैसे? अमेरिका इमर्ज करना शुरू किया टेक्नोलॉजिकली, अमेरिका ने प्रोडक्शन शुरू किया और अमेरिका जो है इमर्ज करने लगा। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट आया था अमेरिका के बाद, चूंकि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो तीसरी बात आई कि भाई जापान जो था वो इमर्ज किया। जापान एक छोटा सा देश है, अगेन आर्चिपेलागिक, वो लेकिन इंपोर्ट करता है, कच्चा माल इंपोर्ट करता है, और क्या जिसे कहते हैं फिनिश गुड को वो एक्सपोर्ट करता है। तो इस केस में क्या हुआ, उसने जो है अमेरिका की मार्केट को ले लिया, तो मेड इन जापान आपको मिलने लगा। आप देखिए ना, जापान इकोनॉमी में सबसे इमर्ज, जो देश को अमेरिका ने क्रश कर दिया था, वो देश अपनी क्वालिटी के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे इमर्ज करने लगा, राइट। इसका मतलब है कि जहां जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जो देश प्रोडक्शन कर रहा है वही तो ऊपर आएगा। फिर आपके सामने आ गया चाइना ने एक अलग पॉलिसी अडॉप्ट की, उसने कहा यूज एंड थ्रो। चाइना ने अति प्रगति की एमएसएमईज को, उसकी गवर्नमेंट ने हर तरह से अपने लोगों को प्रमोशन करना है ताकि हमारा प्रोडक्शन हो। उसने यहाँ तक कि अपना इकोनॉमिक लिबरेशन का एक पार्ट जो है शंघाई एरिया, उसने पूरा इनवाइट करना शुरू किया कि भाई आप हमारे यहाँ के फैक्ट्री लगाइए। आज देखिए एप्पल, ये वो जितनी थी सारी टॉप की कंपनी चाइना पहुंच गई। क्यों? उसका रीजन था कि वहां पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है, राइट। तो अब आपको हर जगह मेड इन चाइना। अब मेड इन चाइना ने क्या किया, सब जगह देशों में अपना सामान भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इंडिया में भी बिजली के बल्ब जो भी आप देखिए XYZ सारा
मेड इन चाइना। लगभग चाइना से मार्केट तो सारा चाइना से पटा हुआ सर, काफी अगर ये मेड इन हम चाइना देखें। है तो इसका इसका मतलब हुआ कि चाइना को पैसा मिल रहा है, और आज देखिए यस चाइना सर। के पास ट्रिलियन डॉलर्स का भंडार है। कैन यू से दैट? तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है। यस कहाँ सर। यूके से शुरू हुआ। अब आप थोड़ी देख ले, आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखिए, आज के समय पे कहाँ यूके पीछे रह गया। यूके आज के समय में यूके की स्थिति बहुत नाजुक है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है। वही देश जो कभी सब पे राज करता था, आज वो देश पीछे रह गया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इमर्ज कर गया। चाइना ने अमेरिका को टक्कर देना शुरू किया। हमारा पर्पस क्या है? अब मेक इन इंडिया जो है एक हमारी बहुत सोची समझी चाल है कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम तो बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने से लेके हम जो है अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीजों को इंपोर्ट। तो इंडिया ने कहा नहीं, हम भी अपना प्रोडक्शन करेंगे अपना। और आपको सही बताऊं, जो देश प्रोडक्शन करता है वही राइज करता है। तो यस हमने सर। जो है मेक इन इंडिया, अब देखिए मेक इन इंडिया के तहत कितने सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आए हैं। इंडिया ने इस पे बहुत ढंग से बखूबी काम किया है। जैसे मेक इंडिया के तहत गवर्नमेंट कहती है अभी आपका बोइंग जो है वो इंडिया से सामान मंगा रहा है। बोइंग टाटा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से एप्पल ने कहा हम इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लाए। कोरोना के बाद से एक लोगों को क्लियर हो गया कि इंडिया में, हालांकि लोगों के पास ऑप्शन था दूसरे कंपनीज के पास, वो इंडिया में आए, फिलीपाइंस में जाए, दूसरी मलेशिया में जाए, थाईलैंड में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन इंडिया उनके लिए बेटर ऑप्शन है क्योंकि इंडिया में स्टेबिलिटी है, इंडिया में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इंडिया में लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग है, इंडिया में लैंड अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट चाहती है मेक इंडिया के तहत बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्वाइट करे, और हो भी रहा है। अब देखिए डिफेंस कॉरिडोर गवर्नमेंट ने एक और किया मेड इन इंडिया के तहत। आप देखिए हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए हैं जो कभी तक नहीं था। अब हम डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्रह्मोस हमारा है, एलसी तेजस है। हम इसको बना भी रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं और बेचने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो बहुत करोड़ों रुपए का गेम है। आज इंडिया मतलब डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर तो ये है कि दिल्ली से लेके अलीगढ़ होते हुए झांसी तक का जो हमारा बेल्ट है उसे हम कहते हैं डिफेंस कॉरिडोर। यूपी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। इससे क्या होगा, यहाँ पे अकेले जो है ये 30,000 करोड़ वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बाहर की कंपनीज आएंगी, यहाँ पे वो हमारा प्रोडक्शन करेंगी और बाद में हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगी और एक्सपोर्ट भी करेंगे। AK-47 जो कभी हम जैसे हम सुनते थे फॉर रॉन्ग रीजन, आज उसका हाईएस्ट वर्जन रशिया अपनी टेक्नोलॉजी देके रायबरेली में उसने फैक्ट्री लगाई है। ये हमारे अपने लोगों के लिए ये क्या कहते हैं कमी पूरी करेगा, हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तो हमें से बाहर की विदेशी मुद्रा भी आएगी। तो इस तरह से अभी देखिए मेक इन इंडिया के तहत रेलवेज ने, मैं आपको आपके दर्शकों बच्चों को बताना चाहूंगा, ये बच्चे जो है वंदे भारत में बैठे होंगे, रेलवेज ने ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस जो लॉन्च की है, अपने एक 100 करोड़ की ट्रेन जो है जिसका एक लागत था 100 करोड़ छोटा सा, और उसको जो है 18 महीने में 97 करोड़ में कंप्लीट कर दिया हमारे इंजीनियर्स ने। 18 महीने में सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन बच्चों को ये कि कितना बड़ा हमने, अगर इसी ट्रेन को अगर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़े, विदेश से मंगाना पड़े, तो हमें जो है इसका कई गुना इसका रेट देना पड़ता है और प्लस हमें कम से कम 3 साल लगते हैं इसको बनाने में। लेकिन हमारे इसी ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने ये कमाल कर दिखाया, और अब जो है इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रही है और साथ में जो है हमारा जो है हाई क्वालिटी जो सर्विसेज मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेक इन इंडिया जो है एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी इसरो भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। सारे के सारे प्रगति के द्योतक है, प्रगति के द्योतक है। तो क्यों ना हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें ताकि बाहर से कंपनीज इन्वेस्ट करें यहाँ पे, और इससे क्या होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को टेक्नोलॉजी मिलेगी, बच्चों को जो है आने वाले समय में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, और प्लस एक कोलैबोरेशन होगा दूसरे देशों से, अपने देश के लोगों से एक इंटीग्रेशन होगा। लाइक जैसे जापानीज हमारे यहाँ आ रहे हैं, कोरियंस आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बिकते। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। गवर्नमेंट ने इसको कोरोना के बाद से तो बहुत अच्छे ढंग से लिया है और ये हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत सिद्ध होगा। जी सर, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सर, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइएगा कि ये FDI किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। जी हाँ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं प्रत्यक्ष निवेश, देखिए प्रत्यक्ष निवेश क्या है? प्रत्यक्ष निवेश का मतलब है कोई अपना पैसा हमारे देश में लगाए। जब कोई अपना पैसा लगाएगा, कैसे लगाए? किसी प्रोजेक्ट के तहत लगाए, किसी फैक्ट्री के तहत लगाए। अभी कल ही देखिए, अभी 2 दिन की बात है, पिछले दिन आप देखिए श्रीनगर में ईमार ग्रुप ने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। 500 करोड़ श्रीनगर में, बहुत बड़ा माल बना रहा है। जी हाँ, ये सब नहीं, ये चर्चा का विषय है कि जो इतना बड़ा ग्रुप है ईमार, वो भी गल्फ कंट्री का, और वो आपके पास आके लगा रहा है।
तो ये 500 करोड़ आ रही नहीं, ये साथ में क्या ला रहा है, हमारे वर्कर्स हमारे काम करेंगे, पैसा उनका लगेगा, सेटअप हमारा हुआ, नई टेक्नोलॉजी से नई चीजें बनेंगी। तो कहने का मतलब है कि ये पैसा में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है डॉलर्स, जो आरबीआई हैंडल करेगा। आरबीआई क्या करता है, जो विदेश की जो वो अपने वहां स्टॉक करता है, उसके बदले पैसा रिलीज कर देता है, राइट। तो ये हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने में सहयोग करता है। अगर एफडीआई अगर आपका रिटेल में आ रहा है, एफडीआई आपका डिफेंस में आ रहा है, गवर्नमेंट ने 100% डिफेंस में कर दिया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज खोल दिए कि प्लीज यू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। तो आप जब अपने विदेशों से अपने यहाँ करेंगे तो हमारे पास निश्चित से कहते हैं एफडीआई आएगा। एफडीआई आने का पर्पज एक और भी होता है, इससे जो है एक तो दिखता है कि हमारे देश के प्रति लोगों का जो है रुझान बढ़ रहा है। कल तक यही चाइना एफडीआई अपने यहाँ इन्वेस्ट करता था, आज आई एम हैप्पी टू से कि आज इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज टू गेट एफडीआई इन देयर। अच्छा, अभी जो एफडीआई हमारे यहाँ, जैसे एप्पल ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, हम सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल बन गए। हाँ यस सर, पहले तो मोबाइल अपने देश में नहीं बनते थे, अब पहले स्टार्ट हो गया। तो भाई इंडिया जो है, इंडिया की जो खूबी है, हम 140 करोड़, थैंक्स गॉड वी आर 140 करोड़। तो 140 करोड़ के लिए काम भी तो चाहिए, 140 करोड़ के लिए पैसा भी चाहिए। तो 140 करोड़ के लिए अगर हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट ऐसा माहौल बना पाए, अब देखिए इसका कंडीशन क्या है, क्या हमारे पास स्टेबिलिटी है? जी हाँ। हमारी गवर्नमेंट उत्सुक है? जी हाँ। तो आज देखिए आपके बगल में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने विदेशी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए 33.5 लाख करोड़ का बिजनेस एफडीआई मंगाया। मैं आपको आज बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टेट प्रोग्रेस करना चाहता है उसको विदेशी कंपनी को इनवाइट करना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा, उनको उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे यहाँ पैसा लगाए खुशी से। और यहाँ उसके बाद उसके इंडिया तो ये भी कहता है कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए फिर एक्सपोर्ट कीजिए। तो व्हाट्स रॉन्ग? अगर कार्गो एयर, अगर हमारी जो है बोइंग अगर एक कार्गो बना रही है, जहाज बना रही है टाटा के साथ मिलके, तो वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो 200, 300, 500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट इस ढंग से जो एक पीस होगा जिसको हम बेचेंगे, तो इंडिया को भी फायदा होगा, राइट। तो एफडीआई बहुत जरूरी है, और मैं इसे कहूंगा कि एफडीआई में इंडिया काफी प्रगति कर रहा है, और इंडिया का विदेश प्रत्यक्ष जो है निवेश बढ़ रहा है, और ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है देश में। और अभी आप देखिए, इससे पहले था उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब ने भी प्रत्यक्ष निवेश की बात की, उसके बाद दूसरी मध्य प्रदेश ने किया, उसके बाद तीसरी और। तो कहने का मतलब हर स्टेट अब चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट आए। देखिए, चीफ मिनिस्टर हैव टू वर्क लाइक अ सीईओ, राइट। तो आप जब तक पैसा नहीं आएगा, ना आपके लोगों के पास खुशहाली आएगी, ना चीजें आएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष निवेश बढ़ रहा है, और इसकी संभावनाएं और बढ़ाई जा रही हैं। जी सर, हमारे देश जो है अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो सर, इस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्या रोल अदा करेगा, और ये सर कब तक ये बन जाने की संभावना रहेगी सर? ये जी देखिए, थैंक्स गॉड हम लोग कोरोना से उबर गए हैं। 220 करोड़ वैक्सीन लगा के ये देश जिस मुसीबत से गुजर रहा था, बहुत आराम से देश, जितनी उसमें सभी का सहयोग है, हम आगे आज देखिए आंकड़े क्या बताते हैं IMF वर्ल्ड बैंक के, कि इंडिया की जीडीपी जो है, ग्रोथ रेट जो है बड़ी पॉजिटिव चल रही है, राइट। वैश्विक जीडीपी नहीं, इंडिया की जीडीपी देखिए 6.86। कहने का मतलब है कि अगर ये जीडीपी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा जो है चीजें पॉजिटिव हो रही है, राइट। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इंडिया आगे प्रोग्रेस कैसे करेगा, तो मैं कहूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी अपनी इकोनॉमी का है। जी हाँ, आपने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी हाँ, आप इसकी बताइए कि ये देश, वैसे तो अगर मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि हमारे देश जो एक जमाने में समुद्र गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहलाती थी, यस सर, हमारे देश से जो दोहन हुआ है वो $53 ट्रिलियन का हुआ है। एक डाटा बताता है, छोटा मोटा नहीं। ये देश नीचे चला गया, कॉलोनियल फेज, इन्वेडर सबके आने जाने से, सबसे लोगों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया। लेकिन उसके बाद जो इमर्ज कर रहा है अभी हम $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने $3 ट्रिलियन ऑलरेडी कवर कर लिया। हम विश्व की तीसरी चौथी व्यवस्था में आ गए, इकोनॉमिक व्यवस्था में, ठीक है। हमने यूके को पीछे पुश कर दिया, हम जो है तीसरे। हम चाहते कि हम और आगे बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास वो संसाधन हो, हमारे पास वो व्यवस्थाएं हो, हमारे पास वो ग्रोथ ड्राइवर्स हो। तो जी हाँ, हमारे पास देश में ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, कनेक्टिविटी विद द पोर्ट्स, आपके पास जो है फ्रेट कॉरिडोर, आपके पास ये सारा जो पैराफर्नेलिया है, इसकी व्यवस्था हो रही है।
देश चाहता है कि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़े। हम गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे प्रॉफिट लिंक्ड, जैसे होता है ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, आजकल ये बढ़ा रही है गवर्नमेंट। चाहती है कि लोग ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करें। क्योंकि देखिए, अगर एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। इंपोर्ट तो करने, क्योंकि आपको भी कुछ चीजों की जरूरत है, लेकिन एट द यस सेम सर। टाइम इंडिया को एक्सपोर्ट भी करना है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ आत्मनिर्भर बनाया, तो हमने कुछ चीजों को बहुत संभाल के लिया। फॉर एग्जांपल डिफेंस में हमने ओपन कर दिया। स्पेस में आप देखिए, आज स्पेस में हम कहते हैं हमारा सैटेलाइट जो है, भाई ये यूरोप की मार्केट थी। इंडिया का 1975 में सबसे पहले जो आर्यभट्ट भेजा गया था, वो कोरू गुआना से भेजा गया था, यूरोपियन एजेंसी से, स्पेस एजेंसी से। और हमने निश्चित रूप से उस समय डॉलर दिया, हमारे पास डॉलर तो होते ही नहीं थे। तब हमने अपने थोड़े से स्कार्स डॉलर को उनको दिया कि प्लीज हमारे सैटेलाइट को छोड़ दीजिए। और आज आप सोच के खुश होंगे कि इंडिया रिकॉर्ड बना रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट, सारे सैटेलाइट। अभी फिर 26 सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं इंडिया। और ऑब्वियसली इंडिया उसका पैसा लेता है। और यही यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और ये जो दूसरी कंपनीज है, वो अपना सैटेलाइट हमसे, क्योंकि हम उनके 1/3 में लॉन्च कर देते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि इंडिया 1/3 कॉस्ट में लॉन्च करता है स्पेस पे। इंडिया पहले अच्छा अपनी सर। जरूरतें पूरी करता है और फिर स्पेस। एक आपको एग्जाम्पल बताऊं, डिपेंडेंसी क्या होती है। इंडिया को जब भी टेक्नोलॉजी की जरूरत हुई तो कभी भी विदेशों ने नहीं दिया। जैसे जैसे हमारा जो वेदर टेक्नोलॉजी थी, वेदर फोरकास्टिंग, पहले क्या था, टेम्परेचर प्रेशर यही होता था, टेम्परेचर इतना है, ये इतना है, बरसात होगी नहीं होगी, लोग हंसते थे। फिर इंडिया ने अमेरिका से मांगा, भी सुपर कंप्यूटर दे दीजिए हमें, तो उसका नाम था परम, यस सर। क्रे एग्जाम्पी 14। अमेरिका ने दिया राजीव गांधी के समय में, लेकिन कंडीशंस के साथ, कभी भी हमें यूज करने नहीं दिया। जिस दिन इंडिया ने अपना कंप्यूटर बना दिया, परम सुपर कंप्यूटर, उसके बाद जो है इंडिया ने, आज देखिए आपकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक होती है। यस सर। वेदर फोरकास्टिंग, ये तो मानते हैं, मैं भी मानता हूँ यस। कि आज वेदर फोरकास्टिंग ऑलमोस्ट, मतलब जो कहा है, सरप्राइज होता है कि सुबह धूप है, शाम को बारिश हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छा कैलकुलेशन, हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो जो टेक्नोलॉजी अमेरिका या विदेश लोग हमें नहीं देते थे, हमने उसको डेवलप किया। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, हम उसके लिए पैसा देते थे, लेकिन लोग हमें देने नहीं देते थे। अमेरिका हमेशा प्रॉब्लम करता था। हमने अभी टेक्नोलॉजी डेवलप की, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की, तो अब हम स्पेस पे भेज रहे हैं, राइट। तो आपका देश ताकतवर भी तो बन रहा है। जब हम अपने स्पेस में भेजेंगे तो हम कहेंगे भाई हमें स्पेस में बिजनेस भी करना है। और इसीलिए इंडिया जो है आज की डेट पे बिजनेस भी कर रहा है। इसे कहते हैं स्पेस, एक अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है, जिसके तहत इंडिया जो है, उसकी जो है एक्सटर्नल विंग है, जो मार्केट करती है कि भाई आपको कोई चीज भेजना है, सैटेलाइट हम भेजें। एक और एग्जाम्पल दूं, मुश्किलें क्या होती है। कारगिल के समय में इंडिया ने नेविगेशन, एक जो था जीपीएस नेविगेशन, ये मांगा था, अमेरिकन ने नहीं दिया। आज यू विल बी हैप्पी कि आज देश जो है अपना खुद का नेविगेशन, जीपीएस टेक्नोलॉजी, खुद के अपने एप्स हैं, खुद की अपनी चीजें हैं, यूपीआई। और सबसे बड़ी चीज तो हम भूल ही गए, यूपीआई। आज देश जो है, यूपीआई एक ऐसा है, देखिए एक छोटा सा, इंडिया ने जो डिजिटलाइजेशन किया हुआ है, जो अकेले यूपीआई से 1 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन हुए, 1 यस ट्रिलियन सर। ट्रांजेक्शन, ये कहीं ना कहीं शो करता है। और इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं मैं कि इंडिया अपनी रुपी को यूपीआई के थ्रू जोड़ रहा है। यूपीआई आपने 13 देशों से ऑलरेडी जोड़ लिया है, मॉरिशस है, ये है, छोटे मोटे विदेशों को भी जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम डॉलर को साइड करके हम अपनी रुपी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हम रुपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू अपना मनी ट्रांसफर कर सके आसानी से, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे वो कहीं और हो। तो उससे क्या होगा, हमारा लेना देना आसान हो जाएगा। लोग अपने रिमिटांसेस भेजते, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड कंट्री है जो रिमिटांसेस भेजता है, ताकि हमारे उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो क्यों ना हम इस दिशा में आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन डॉलर, मैं तो आपको बताऊंगा, एक डाटा बोल रहा था, इनफैक्ट एज पर वन डाटा, कि हम बहुत जल्दी, आज 2030 की बात कर रहे हैं, इंडिया जो है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की रेस में चल रहा है। क्यों? द वे थिंग्स आर हैपनिंग, द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग बिफोर अस, नोबडी कैन डिनाई। रशिया से हमने तेल लिया, सोचिए तेल हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता था, रशिया से हमने आधी कीमत में लिया। और वो भी अमेरिका के विरोध के बावजूद भी लिया था हाँ, सर हमने। इंडिया आप सुनता नहीं, इंडिया आप किसी की अब नहीं सुनता है। यस सर, सही बात है। हमें बहुत फील प्राउड होता है। और अभी एक फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, टोनी ब्लेयर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि देश, हमने ऐसा इंडिया को कभी नहीं देखा। भाई कैसे देखोगे आपने तो कभी हम लोग को उस नजरिए से माना ही नहीं। इंडिया की टेक्नोलॉजी को, इंडिया के लोगों को कभी आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया। लेकिन आपकी मजबूरी हो सकती है, इंडिया आज प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। और इसलिए देखिए, इंडिया को नोबडी कैन स्टॉप। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है,
जबकि वो जो है विदेश की बात हो, विदेश नीति की बात हो, इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपनी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करता है। जी हाँ, और इसीलिए इसके चलते बहुत से देशों को खतरा भी आने वाला है, व्यापार में, इकोनॉमी में, बहुत सी चीजों में। ठीक है, तो आप जो मैं समझता हूं कि $5-10 इकोनॉमी इज नॉट अ बिग ड्रीम फॉर अस टुडे। अगर हम जिस ढंग से चलते रहे, सिर्फ इस देश को कुछ चीजों से बचना है, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, यस सर, आपने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में इतना कुछ बताया। सर, एक बात बच्चे जो आपसे जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में वो अपना कैरियर किस तरह से बना सकते हैं सर? जी हाँ, देखिए बच्चों लोग के लिए मैं हमेशा से कहूंगा कि देखिए छोटी शुरुआत, आप तो क्लास 10th और छोटे बच्चे 11th 12th, अभी बस आपके दिमाग में इतना चाहिए कि क्या आपको विदेश पसंद है, विदेश में जाना पसंद है। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। विदेश व्यापार, विदेश नौकरी, विदेश तो तभी आएगा जब आपको दूसरे की ज्योग्राफीज के बारे में, कल्चर के बारे में जानने का अगर आपकी उत्सुकता है, तो निश्चित रूप से आपका जो बीकॉम, जो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सहयोग देगा। गवर्नमेंट आज की डेट में इंडिया जो है बहुत सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसीज को फॉलो करता है। इतनी सारी कंपनी, जो भी विदेशी कंपनी इंडिया में आएंगी, मेक इन इंडिया के तहत वैसे भी आएंगी, या इंडिया के लोग बाहर जाएंगे, आप देखिए उनको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, ऐसे लोग जो इंडिया को समझते हो, जो इंडिया में मार्केट हैंडल कर सके, जो इंडिया में वेयर हाउसिंग सप्लाई मैनेज कर सके, जो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को समझते हो। तो क्यों ना हम उन लोगों के लिए मदद करें, राइट? तो कहीं ना कहीं जो कैरियर है हर कंपनी में, एक होता है विदेश, जो एक्सटर्नल विंग। एक्सटर्नल विंग का मतलब है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। भाई ये तो है नहीं कि आपने सामान उठाया भेज दिया, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने कहा आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगाइए। बहुत से लोग चाइना का सामान मंगा के और उसको क्या कहते हैं, अपना सामान बेचते हैं हाई कॉस्ट पे। तो क्या नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने चाइना का सामान लगाया तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगाइए, बताइए आपने कहाँ से मंगाया, राइट? तो ये सर्टिफिकेट ओरिजिन बिल और इनवॉइसेज और ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस, जो कहने का मतलब है कि ये तभी हम जब हम इनको जानेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी। हर कंपनीज को इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आपने बिलिंग्स करना है, अगर कस्टम क्लियरेंस लेना है, अगर आपने शिपिंग करना है, ट्रांसशिपमेंट करना है, विदेश में भेजना है, पोर्ट शिपिंग करना है, जहां भी आप देखिए, ये बड़ा लुक्रेटिव जॉब होता है, क्योंकि ये इसमें कोई छोटा मोटा नहीं, ये डॉलर्स, हजारों डॉलर्स में चलता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है, बहुत लुक्रेटिव एटमॉस्फेयर होता है, और इसके लिए मेहनत भी है। जहां आनंद है तो वहां थोड़ी मेहनत भी है। तो अगर बच्चे लोगों के लिए शिपिंग में जा सकते हैं, शिपिंग आजकल देखिए इंडिया में उड़ान के तहत बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग बना रही है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 आ चुकी है। तो अगर ये सब हो रहा है, इसका पर्पस क्या है? गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट में प्रमोशन करना चाहती है, कार्गोज हैंडलिंग, जैसे ट्रेन आपकी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने को विदेश से जोड़ना है, और उसका एक जरिया है कंपनीज के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू, राइट? तो कहीं ना कहीं बच्चों को इसका ज्ञान भी होना पड़े। और इसलिए मैं जब बच्चों को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन हो, ऑपरेशंस हो, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझ में आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। जी हाँ, और अभी ये छोटे बच्चे, अभी तो सिर्फ इनको समझ आया कि कोई चीज़ बाहर से देश में कैसे आती है, और देश से बाहर कैसे, अगर थोड़ा सा वो अगर देखें और उसको डिस्कशन करें, तो उनको लगे कि वाह कितना बड़ा कैरियर हो सकता है। सिंगापुर तो पूरा अपना देश की इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चलाता है, उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक देश का माल अपने वहां ला के रखता है वेयर हाउसिंग में, फिर उसको एक्सपोर्ट कर देता है, बेच देता है, राइट? टूरिज्म है, फाइनेंस है, और तीसरा जो है आपका जो है ये है, जो सिंगापुर जो एज ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, वो एज ए इंटरपोर्ट, वो एज ए हब का काम करता है, उसका अपना कुछ प्रोडक्शन नहीं है, वो एक ट्रेडर का काम करता है। एक देश से सामान आके उसका इकट्ठा हो जाता है, फिर उसका दूसरे देश को डिमांड आती है, उसको बेच देता है, राइट? तो देखिए जो छोटा सा देश है वो इतनी प्रगति कर सकता है सिंगापुर, जबकि उसकी इकोनॉमी तो हमसे छोटा सा देश है, और साथ में आज वो कहां से कहां उसकी इकोनॉमी पहुंच रही है। तो हमारे पास तो रिसोर्सेज भी है, हमारे पास तो क्षेत्र भी है, क्षेत्रफल भी है, और लोग भी है, और टेक्नोलॉजी और ज्ञान विज्ञान तीनों है। तो हम कहेंगे कि हमारी पॉसिबिलिटीज तो कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ सर, इंटरनेशनल बिजनेस में बच्चे क्या क्या कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं सर? जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस जो है बहुत सारे ऑप्शन देता है, राइट? जैसे आप थोड़ा सा एक एग्जांपल दें, जैसे आजकल जो होता है एक नाम को लेके, ठीक है, एक आपको एग्जांपल दे, एक होता है ओरेकल, एक कंपनी है, ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। हमारे एक मित्र हैं, वो है ओरेकल, एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, और दूसरे उन्होंने अपनी बना दी कोरेकल। अब देखिए नाम का प्रॉब्लम आ गया ना, तो ये आईपीआर के तहत आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
राइट? कि आपने ये हमारा ये कैसे लिया, ट्रेड, लोगो, ये सारा आज की डेट में, कोई म्यूजिक का इंडस्ट्री है, क्रिएटिविटी इंडस्ट्री है, बुक राइटिंग है, ऑथरशिप है, तो आपके लिए एक पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो इस तक से जो है, ये पूरा WTO, ये सारे एक ओपन हो गया। अब यहाँ पे लोगों को एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि कंपनी से तो फाइट होगी किसको लेके, लोगों को लेके, ट्रेड कहते हैं डिजाइन को लेके, ट्रेडमार्क्स है, लोगोस हैं, ये सारी चीज लेके, कॉपीराइट्स को लेके, तो कोई ना कोई एक्सपर्ट तो चाहिए, राइट? इसी तरह से जो दूसरा एस्पेक्ट है आपका, जो जिसमें बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं, वो है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग। पूरा अमेजन जो है वेयर हाउसिंग तो हैंडल करता है, करता क्या, और लॉजिस्टिक सप्लाई, इंडिया के पास भी आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं कि हम अपनी जो गाड़ी है, जो गुड्स है, वो भी 120 की स्पीड से हाईवेज पे जाती है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं हाईवेज पे देखता हूँ। जब मैं एक जमाने में बाहर गया था तो मुझे लगा कि हमारी गाड़ी तो तेज चल रही है, बगल में देखा तो वो ट्रक भी, लोडेड ट्रक जो है, वो भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो मैं बड़ा शॉक्ड था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा था इंडिया में। आज देख के बड़ी खुशी होती है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं 100 की स्पीड से, उसी स्पीड से हमारा ट्रक भी बगल चल रहा है। हमारे जो है लिंकेजेस इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हम अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ जो हमारे जो है हाईवेज हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, डेडिकेटेड, गवर्नमेंट ने तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया रेलवेज ने, ताकि जो है सामान सीधे जो है हमारे पोर्ट्स पे पहुंच जाए। पोर्ट्स का आधुनिकीकरण है, हमारे जो है वो हार्बर्स, पोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसको जो है सागरमाला के तहत जोड़ा जा रहा है, राइट? ताकि जो मेजर और माइनर पोर्ट्स है वो एक दूसरे से लिंक हो जाए, और हम बहुत बखूबी जो है इसको आगे बढ़ाए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, ये सारी जो चीजें हैं, और साथ में वेयर हाउसिंग, तो जितनी जल्दी हम इंटीग्रेट होंगे, जितनी जल्दी हम सुविधाएं देंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, चाहे वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हो, चाहे IPR हो, चाहे ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, क्लियरेंसेस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है। ये बहुत सारी एरियाज है जो हम बच्चों को बताते हैं। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और इसी तरह से इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग है। आप कुछ भी एरिया, कोई भी एरिया के दिन में अछूता नहीं है। तो इन लोगों के लिए अगर कोई कंपनी है, MNC है, तो उसका जरूर कुछ सामान बाहर से आता है, जैसे वॉलमार्ट है, ये सब है, ठीक है। हर कंपनी, हमारी कंपनीज की निर्भरता दूसरों पर है, तो इसलिए हमें उनकी चीजों को भी समझना होगा। कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एस्पेक्ट्स को हमें समझना है, कल्चरल जो डिफरेंट वो होती हैं, ओपननेस है, हमें उसको समझना है। अगर हम कल्चर को नहीं समझेंगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? तो हमें ईस्ट का कल्चर, वेस्ट का कल्चर, सेंट्रल कल्चर, तो ये भी हम बच्चों को बताते हैं कि आप निगोशिएशन कैसे करें। जी हाँ, तो ये आपका एक एरिया है जो बहुत अच्छा बच्चों के लिए कैरियर के ऑप्शंस खोलता है। निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से निगोशिएशन कैसे करें। जी हाँ सर, इंटरनेशनल बिजनेस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, कॉमर्स के बच्चे, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे आपकी बात को सुन करके बिल्कुल प्रेरित और वो इंटरनेशनल बिजनेस को अपना कैरियर बनाने की सोचे? हम बच्चों से हमेशा कहते हैं, बच्चों, इंटरनेशनल बिजनेस इज अ पासपोर्ट टू द ग्लोबल कैरियर। पासपोर्ट टू द ग्लोबल कैरियर। अगर आप ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैरियर ड्रॉप करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत मौका है। क्यों? बाकी सब्जेक्ट्स आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस को कोई नहीं पढ़ाता। इसको तो वही पढ़ाएगा जो इसको समझता है, जो इसको ऑप्ट करेगा। आपको अगर माय द वे किसी कंपनी ने अगर आपको अपने यहाँ रख भी लिया, तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज की डेट में इतने सारे हमारे रीजन इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स। तो गवर्नमेंट इतनी सारी एग्रीमेंट्स कर रही है, उसके बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उसमें एक्सचेंज के बारे में। आज आसियान, यूरोप, साउथ एशिया, बिम्स्टेक, ये सारे इमर्जिंग। मैं लकी हूँ था कि जब बिम्स्टेक की बात होती थी तो मैं सप्रू हाउस में काम करता था, मैं उस समय रिपोर्ट बनाता था। ये आज का नहीं, आज 20 साल पहले का ये इनिशिएटिव है जो आज हम अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। बिम्स्टेक के थ्रू इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट कर रहा है, सीधे जो है इंडोनेशिया, मलेशिया तक की जो है रोड से कनेक्टिविटी कर रहा है, ताकि हमारे ट्रेड बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, लोग अपनी गाड़ी लेके सीधे इंडोनेशिया तक जा सके, तो कहीं ना कहीं हमारा मालों का, सामान का आना जाना हो पॉसिबल होगा। और तीसरी एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड्स एंड सर्विसेज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया कंसल्टेंसी करता है, इंडिया की कंपनीज कंसल्टेंसी करती हैं, वो सर्विस चाहे वो मेडिकल हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे पब्लिशिंग हो, लीगल हो, इंटरटेनमेंट हो, आप कोई भी एरिया उठाइए, इंडिया जो है आज की ट्रेड्स एंड सर्विसेज और हमारे IT सेक्टर, ट्रेड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले इंडिया को जो डॉलर्स आए थे वो इन्हीं कंपनीज के थ्रू आया था, IT कंपनीज, जिन्होंने इंडिया को पहली बार डॉलर
का एक्सचेंज दिया, मतलब एक तोहफा दिया, और आज वही आईटी कंपनीज वर्ल्ड में छा गई हैं। तो ट्रेड इन सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे स्टूडेंट्स सर्विसेज में भी जा सकते हैं, वो चाहे किसी भी एरिया में जाएं, वो अपने को ग्लोबली लिंक करेंगे, उनका कैरियर भी उज्जवल होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो अगर इस चीज को इतना सबको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनको मदद मिलेगी। जी हाँ, उनको कैरियर शेपिंग में मदद मिलेगी। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार दुबे सर को सुना, और बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है इस समय, और इसमें जो सबसे अहम जो रोल रहने वाला है उन्हीं लोगों का रहने वाला है जो इंटरनेशनल बिजनेस से अपने आप को जोड़ने की सोचते हैं, या अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। तो बच्चों, अगर आप भी इस इंटरनेशनल बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी इस तरह के कोर्सेज जो आपको अवेलेबल है, जहाँ पर भी जो भी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, उनको आप जरूर अडॉप्ट कीजिएगा, उनसे तैयारी कीजिएगा, और अपने आप को देश की इकोनॉमी में आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के किसी भी प्रारूप से आप अवश्य जुड़िए। तो डॉक्टर शैलेंद्र दुबे सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स के बारे में नए नए स्कोप के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल साहब, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप जो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसको बखूबी आगे बढ़ाते रहिए, और इससे बच्चों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा, और हम सबको प्रेरणा भी मिलेगी। तो मैं आपको थैंक्स देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।